एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का छोटा और बेहतरीन और काम आने लायक सवाल है, मैट्रिमोनियल केसेस दर्ज होने के बाद मैट्रिमोनियल केसेस की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म। तो आइए आपको इस बेहतरीन सवाल का जवाब देता हूं। इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सब कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो जनाब, जहाँ मैट्रिमोनियल केसेस का सवाल आता है, इसके अंदर अक्सर जब पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि या कोई तीसरा पक्ष आ जाता है या किसी भी रूप में पत्नी ये तय कर लेती है कि अब मुझे पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है। अब वो सच्ची हो या झूठी हो साहब, ये आप डिसाइड करना, क्योंकि बहुत तरह के केस होते हैं, सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। तो मैं यहाँ केवल आपको प्रक्रिया बता देना चाहता हूँ कि प्रक्रिया क्या चलती है, कैसे चलती है, क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताने का प्रयास करूँगा और आपको समझा कर बताने का कोशिश करूँगा, जो मेरी आदत में शुमार है। तो साहब, आपकी पत्नी आपके घर से सबसे पहले चली गई, अपने मायके चली गई, कुछ समय तक नहीं आई, आपने प्रयास किया और लड़ाई झगड़े और बढ़े। सास ससुर से भी आपकी तू तू मैं हो गई। उन्होंने कहा तुझे देख लेंगे, आपने बोला ठीक है देख लेने, जो करे बने कर लो, मैं तो नहीं झुकने वाला, या जो कोई भी बात है आपके बीच में समझौते की गुंजाइश नहीं रही और आप लोगों के बीच में संबंध यदि खराब हुए तो पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो जाएगी और एक एप्लीकेशन लिखेगी थाना इंचार्ज के नाम, थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी के नाम, और उसके अंदर अपनी शादी से लगाकर आपका घर छोड़ने तक जो कोई भी घटनाक्रम हुए वो उन घटनाक्रमों को वो सीक्वेंस वाइज लिखेगी और अंत में लिखेगी कि साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज करके या एफआईआर दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अब वो कहानी जो लिखती है ना, वो कहानी में ही बहुत सी धाराओं की डेफिनेशन कवर होती है। जैसे उसने कहानी में लिखना शुरू किया कि मैं गई और मुझसे साहब दहेज मांगा गया, तो दहेज का एक्ट लग गया साहब, 3/4 दहेज एक्ट लग गया आपके ऊपर। दिया तो मांगा या दिया दोनों एक ही बात हो जाती है, तो मांगने का 3 धारा लग जाती है, देने की 4 लग जाती है। तो उसने कहा दहेज मांगा, फिर मैंने दिया, फिर मैंने उसके बाद भी ये मुझे परेशान करते रहे, मुझे दुखी करते रहे, मारपीट करते रहे, तो 323 लग गई। मारपीट के बाद मुझे सताते रहे साहब, खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, मेरे को घर नहीं जाने देते थे, माँ से नहीं मिलने देते थे, या जो कोई भी समस्या लिखी तो फिर 498A लग गई कि साहब आपने क्रूरता करी है उसके साथ में। हाँ, उस घर में अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हुई तो 354 लग गई उसके, या कोई और इस तरह के केसेस आमतौर पे अब आ रहे हैं सामने कि वो लग रहे हैं लोगों के ऊपर। वो सारी घटनाएं जब वो लिखेगी तो ये सारी धाराएं भी अट्रैक्ट हो जाएगी। आपने कोई जान से मारने की कोशिश करी हो, उसके चोट लगी हो, उसका मिसकैरेज हो गया हो, या कोई भी बात हो, तो उस हिसाब से उसकी धाराएं चेंज हो जाती। तो वो सारी धाराओं में क्या होगा कि वो केस दर्ज कराने के लिए आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन जहां वो रहती है वहां के थाने में देगी। वो एप्लीकेशन वहां पे जाने के बाद वहां पे जो भी थाना अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे, वो महिला भी है। अब ज़्यादातर जगह महिला थाने खुल गए हैं, तो महिला ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो महिला थाने से आपके पास, हस्बैंड के पास या उसके परिवार वालों के पास, क्योंकि वो महिला आपकी पत्नी उसके अंदर आपके फ़ोन नंबर भी डालती है, तो उसी फ़ोन नंबर से आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको कहा जाएगा साहब आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, थाने आ जाइए और बैठ के आप लोग बात कीजिए, सब सुलह समझौते का प्रयास कीजिए। अब ये आप सोचेंगे कि यार पुलिस तो बड़ी अच्छी हो गई, क्यों जो है ये बेचारी बुलाती है सुलह समझौते के लिए, इतनी अच्छी पुलिस कहाँ देखने को मिलती है। नहीं साहब, पुलिस इसमें कुछ, पुलिस की कोई अच्छाई नहीं है या पुलिस का कोई इसमें योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। उस गाइडलाइन के अनुसार कोई भी एफआईआर जो मैट्रिमोनियल मामलों से संबंधित है वो सीधे दर्ज नहीं होगी, उसमें पहले सुलह समझौते का प्रयास किया जाएगा। वही प्रयास पुलिस भी करती है मीडिएशन के माध्यम से, जैसे आप मीडिएशन के नाम से जानते हैं। आपका मीडिएशन स्टार्ट होगा, पुलिस के पास आप जाओगे, वो थाने में दूसरे पक्ष को भी बुलाएंगे, आप दोनों को बैठाएंगे, आप दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे। मगर ये प्रयास जो है वो सिर्फ प्रयास तक ही सीमित रख सकते हैं, यानी वो ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें करना ही है ये फैसला, या आपको ज़रूरी है ये फैसला करना, वरना हम केस दर्ज कर देंगे या आपको जेल भेज देंगे। ऐसा कहीं नहीं है। वो तो आप ये समझ लीजिए कि एक
प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करना उनकी मजबूरी है, तो वो करते हैं। अब आप थाने जाएंगे, थाने जाके आपने अपनी पत्नी से बातचीत करी, उसके परिवार से बातचीत करी, आपके परिवार से बातचीत हुई, दोनों के अंदर सुलह समझौता हो गया, तो आपकी वो कंप्लेंट वहीं के वहीं वो पत्नी वापस ले लेगी, आप अपने घर जा सकते हैं, आपकी पत्नी अपने घर जा सकती, क्योंकि जिसने कंप्लेंट करी है उसका अधिकार है कि वो कंप्लेंट को रिवोक कर ले, तो वो रिवोक कर लेगी। मगर जाहिर सी बात है वो रिवोक जब भी करेगी ना, जब जो है आप उसकी सभी शर्तों को मान लेंगे या उसकी सारी ग्रीवेंस को दूर कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए भी नहीं पॉसिबल होता कि अगर आपको ईमानदारी से कहूँ तो वकील ये फैसला होने नहीं दे। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो महिला है वो पहले वकील से मिलके आई होती है और वकील कहता है नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, इतना मांगना, इतना नहीं, इतना बोलना, और इतना होगा तो ही जो है तुम मानना, वरना मत मानना, और नहीं तो ये देगा, क्यों नहीं देगा, इसको जेल हो जाएगी, ये जो है सलाखों के पीछे जाएगा, इसको ये करियर बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो इतनी आसानी से तुम किसी बात को मानना। दूसरी तरफ लड़के पक्ष का वकील भी बोलता है, कहता है अरे इसके आरोप में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, इसकी को सजा हो जाएगी, हम आपको हर सूरत में इस केस से बचा लेंगे, आप इतनी आसानी से इसकी बात को मत मानना। तो कई बार कुछ वकील ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों को भड़काकर लड़ाने का काम भी करते हैं। अब क्योंकि वह वकीलों का दिमाग चल रहा होता है तो आपका तो फैसला होना नामुमकिन है। हाँ, वकीलों से आप नहीं मिले, आपने सीधे जाके कोशिश करी, तो भी फैसला होने की गुंजाइश तो होती है, मगर तब नुकसान होने की भी गुंजाइश होती है। नुकसान होने की इस तरह से गुंजाइश होती है क्योंकि पत्नी को नहीं पता कि उसको क्या ठीक कंप्लेंट करनी है जिससे कम से कम वो कंप्लेंट में इतने आरोप तो उसके बने, या इस तरह से वो कंप्लेंट की जाए कि कुछ सबूत भी उसमें जोड़े जाएं और बहुत सारी ज़रूरी प्रक्रिया को जोड़ा जाए। तो वेल ड्राफ्टेड जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी वो कानून में मान्य नहीं होगी। अब भले ही आपने थाने में दे दी तो थाने वाले अपने आप तो कुछ करने वाले हैं नहीं, आपने उसमें आरोप लिखे और आरोपों में जो है उस हिसाब से नहीं लिखे कि जिन्हें आप साबित कर सकते हैं, तो वो आरोप भी आपके बेकार हो जाएंगे। अब हस्बैंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपने आरोप लगा भी दिए, तो फिर वो आपसे क्यों समझौते का प्रयास करेगा। तो कई बार आरोप गंभीर लगाना इसलिए भी मजबूर होती है ताकि समझौता आसानी से हो जाए, क्योंकि जब तक दूसरे पक्ष को उस हद तक परेशान नहीं किया जाएगा कि साहब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि लड़ने से अच्छा तो फैसला करना है, तो इसलिए भी कई बार आरोप गंभीर लगा दीजिए। खैर जनाब, यहाँ प्रक्रिया की बात थी तो प्रक्रिया बस इतनी है कि वहाँ पर पुलिस ने आपसे सुलह समझौते का प्रयास किया, आप उस सुलह समझौते के बीच में जो है किसी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुआ, आपके बीच में सुलह समझौता नहीं हुआ, वो जो कंप्लेंट आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ थाने में दी है उस कंप्लेंट को अब दर्ज कर लिया जाएगा, यानी वो एफआईआर का रूप ले लेगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप ले लेगी। उसके अंदर सारी धाराएं और आरोपियों के नाम और कंप्लेनेंट का नाम सब कुछ लिख दिया जाएगा और उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक नंबर दे दिया जाएगा। तो अब आपके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब आप के खिलाफ क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई तो उस केस की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जांच अधिकारी नियुक्त होने के बाद जांच अधिकारी पूछताछ करना उस केस में शुरू कर सकता है। वो पूछताछ करने के लिए आपको सम्मन करेगा, आपको बुलाएगा, नोटिस जारी करेगा कि भाई आइए और पूछताछ में सहयोग कीजिए। वो सहयोग ऐसा हो सकता है कि जो भी घटनाक्रम पत्नी की तरफ से बताया गया है, उसके बयानों में कहा गया है, उनकी जांच की जाएगी। सभी आरोप सच्चे हैं, झूठे हैं, सही हैं, गलत हैं, जो कुछ भी उसमें लिखा है उसका अन्वेषण किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ तक ये बात साबित की जा सकती है, जो कोई भी आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं या झूठे हैं। अब सब पुलिस तो पुलिस ठहरी, वो काहे को जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने लगे। वो तो उस काम को ये सोचते हैं ना कि हर चीज़ में उसमें पति का फ़ायदा नहीं देखेंगे, ना वो पत्नी का देखेंगे, वो देखेंगे अपना फ़ायदा देखने के लिए। आप सच्चे भी हैं तो आपके सबूत लेंगी ही नहीं, और आप झूठे हैं तो कई बार पत्नी के सबूत नहीं लेगी। और ये डिपेंड करता है कि उनको किसने कितना सम्मान दिया। हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको कितना भी पुलिस को मैनिपुलेट कर लो, उनकी एक सीमित शक्ति है उनके पास, यानी वो कुछ भी लिख के लगा तो सकते हैं मगर आगे जाके वो कोर्ट में बदला जा सकता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में। तो अब पुलिस अन्वेषण करेगी और इस दौरान जो है अगर उसको ये आशंका, प्रबल आशंका उत्पन्न हो जाती है कि आपको गिरफ्तार करना है, तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है, मगर उसे रीजनेबल रीज़न यानी उचित कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों आपको गिरफ्तार करना जरूरी। ये ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है कि भाई आप जो है मैट्रिमोनियल केसेस में सीधी गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। बहुत ज़रूरी केसों में ही गिरफ्तारी होगी, वरना नहीं होगी। अब क्योंकि गिरफ्तारी नहीं होगी तो आपको 41A का नोटिस पुलिस देगी,
41 ये सीआरपीसी की धारा है साहब। सीआरपीसी की धारा के तहत आपको नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस मिलने का मतलब ये है कि आपको एक गारंटी मिल गई कि आपकी गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि उसी नोटिस में वो लिखा है कि जब तक पूछताछ होगी तो और ये सहयोग करते रहेंगे तो और इनकी गिरफ्तारी की आशंका तब तक नहीं बनी। तो आपको नोटिस जारी हो गया तो ठीक है, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मगर आपको पूछताछ में सहयोग करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा थाने। आपके घर पे इंस्पेक्टर आएगी, चली जाएगी। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, जिसे बाहर से बाहर जमानत कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमानत आपको मिल जाती है तो आपकी गिरफ्तारी की संभावना अब भी और बाद में भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आपको कोई उसके बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता, या गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसी वक्त आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि मुझे एंटीसिपेशन है, मुझे एक आशंका है कि गिरफ्तार किया जा सकता है, तो कोर्ट आपको बेल यदि दे देता है तो आपकी उस आशंका जब भी पूरी होगी, जिस भी स्टेज पे होगी, तो आपको जमानत पर रिहा कर दिया, आपको जेल नहीं जाना। अब आपकी जांच पूरी हो गई, इस दौरान आप जमानत पे भी हैं। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी उस पूरी रिपोर्ट को लिखकर कोर्ट के अंदर दाखिल करेगा और कोर्ट से प्रार्थना करेगा कि मान्यवर, ये सब लोगों के ऊपर ये आरोप बनते हैं, पहली नज़र में कृपया इन्हें बुलाकर आप दंडित कीजिए और वापस अपने थाने चले जाए। अब कोर्ट उसके द्वारा दाखिल आरोप पत्र, जिसे चार्जशीट भी आप लोग कहते हैं, उसका संज्ञान लेगा और संज्ञान लेकर आप लोगों को समन जारी कर देगा। आप लोगों को बुलाएगा कि साहब आइए और अपनी बात का जवाब दीजिए। आपने अगर जमानत ले रखी है तो कोई बात नहीं, अगर जमानत नहीं ले रखी तो इस स्टेज पे आपको हर हालत में जमानत लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप रेगुलर बेल लें या एंटीसिपेटरी बेल लें। अब आपने जमानत ले ली, जमानती अपने दाखिल कर दी, कोर्ट आप सब लोगों को बुलाएगा, आप सब लोगों को आपके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़ के सुनाए जाएंगे और आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएगा, यानी आरोप पत्र आपके खिलाफ बना दिया जाएगा। आरोप पत्र का मतलब है कि एक अदालत एक समरी बनाएगी, वो ये लिखेगी कि भाई आपके ऊपर ये जुर्म बनते हैं, इस धारा के अंतर्गत होता है, आपने ये किया है, इसलिए ये धाराएं अट्रैक्ट होती हैं, इन धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आप उस आरोप पत्र से सहमत असहमत हो सकते हैं, उसके ऊपर आपके वकील बहस कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये एक अलग विषय है। मगर आपके खिलाफ अब आरोप पत्र बन गया। आरोप पत्र बनने के बाद जो है आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनको साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन में की तरफ से आपकी पत्नी और उनके जितने भी गवाह हैं या जो भी जांच अधिकारी है उसको, या अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेंसिक का मामला है, किसी चीज़ की जांच कराने की आवश्यकता हुई थी जांच के दौरान, वो सारे गवाह सबूत पेश करने का उनको मौका दिया जाए। वो जब ये गवाह सबूत पेश कर रहे होंगे, उनके गवाह पेश हो रहे होंगे साहब, तो आपके वकील को ये पूरा मौका मिलेगा कि आप उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करें, यानी उन गवाहों की परीक्षा करें, प्रति परीक्षा जिसे बोलते हैं। यानी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, भाई आप कह रहे हो कि आप उस दिन वहाँ थे, मगर हमारे पास सबूत है कि आप उस दिन वहाँ नहीं वहाँ थे, आपका क्या कहना है, आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपको कब मारा गया, आपने लिखा कि आपने इतने बजे इतने समय पे मारा, इस समय तो हम यहाँ नहीं यहाँ मौजूद थे, हमारी वहाँ कैमरे में फुटेज मौजूद है, तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। यानी उनकी गवाही को किसी तरह से डिस्क्रेडिट करना, यानी उसको भरोसे के लायक ना रखना आपके वकील का काम होता है। वो अपने सवालों से और आपके पास मौजूद सबूतों से और जानकारी से ऐसा कर पाते हैं। जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से सारी गवाही सबूत पूरे हो जाते हैं तब आपको डिफेंस का मौका मिलता है। तब आपकी तरफ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके बचाव में आपके पास क्या गवाह हैं, क्या सबूत हैं, ये क्या आप साबित करना चाहते हैं। जो कुछ भी करना चाहते हैं आप अपने गवाहों को पेश कर सकते हैं, अपने सबूतों को रख सकते हैं। यहाँ पर जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए, यानी आपकी पत्नी के वकील को आपकी और आपके गवाहों की प्रति परीक्षा करने का मौका मिलेगा। वो आपसे सवाल पूछेगा कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे थे, ऐसे नहीं ऐसे। दोनों बातों को, दोनों के गवाहों की गवाही को और उनकी प्रति परीक्षा को, यानी उनसे पूछे गए सवालों को विरोधी पक्ष द्वारा लिखित में करके एक फाइल के अंदर जमा कर दिया जाएगा। ये समय बीतने के बाद आपका जजमेंट की तारीख आएगी। जजमेंट पे जज महोदय दोनों पक्षों द्वारा कही गई बातें, पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयानों को देखने के बाद ये निर्णय लेंगे कि आपको दोषी करार दिया जाए या बरी किया जाए। अब अगर आप बरी हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी साहब हाई कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, और अगर आप दोषी करार दिए जाते हैं तो आप जाएंगे
बड़ी अदालत की तरफ और वहां पर अपील करेंगे। तो दोनों ही सूरतों में आगे अपील होगी। अपील लास्ट डिसाइड होती है सुप्रीम कोर्ट से, यानी आप लोग जाए और लड़े सुप्रीम कोर्ट से और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी या निर्दोष जो कोई भी फैसला देना है वो दे दिया, तो वो अंतिम फैसला हो जाएगा। यहाँ आपको मैं बता दूं कि हर अपील से पहले अगर आपको सजा बोलती है, यानी निचली अदालत से आपको सजा हो गई कि नहीं साहब आपने क्रुएल्टी करी और 498 धारा अट्रैक्ट होती है और धारा नहीं भी होती, तो क्योंकि क्रुएल्टी में 3 साल की सजा है 498 में, तो आपको 3 साल की सजा सुना दी जाएगी, कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो वो सजा ऐसा नहीं होता कि जब आपको सजा सुनाई गई उसी समय आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप जमानत पे हैं तो आपको 30 दिन का कम से कम समय दिया जाएगा आगे अपील करने के लिए। आप आगे अपील करेंगे, अपील के साथ में आप अपनी एक जमानत याचिका भी दाखिल करते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील मुझे जमानत दे दी जाए, यानी जब तक मेरी अपील लंबित रहती है तब तक मुझे जमानत दे दी जाए। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जमानत मिल जाएगी, क्योंकि आप पहले भी कोर्ट में जमानत पर रहे हैं और अगर जमानत की शर्तों का आपने ठीक से पालन किया है तो उच्च अदालत भी आपको जमानत आसानी से दे देगी। तो कहने का पर्पज ये है मेरा आपको समझाने का कि कहीं भी जेल का प्रोविजन नहीं आएगा आपके इस पूरी प्रक्रिया के। अगर आप वाकई निर्दोष हैं और आपके पास अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबूत, क्योंकि सिर्फ निर्दोष होना एक अलग बात है और उसके सबूत होना एक अलग बात, क्योंकि कई केसों में साहब निर्दोष लोगों को भी सजा हो जाती क्योंकि उनके पास उनकी निर्दोषता साबित करने के लिए सबूत नहीं, इसलिए सबूत का होना जरूरी। तो अब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया, तो जो भी सजा हुई या बरी हुए वो फाइनल हो गया डिसीजन साहब, लोग बाहर आ गए। अब आप पूछेंगे वकील साहब ये तो आपने इतनी आसानी से कुछ मिनटों में बता दिया, आखिर इसमें समय कितना लगता है? तो जनाब आखिरी या अंतिम रूप से किसी क्रिमिनल केस में किसी को दोषी करार दिए जाने की, और खासतौर से इस तरह के मैट्रिमोनियल केसेस, कम से कम साहब 30 साल, हाँ सर बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 30 से 35 साल का समय लगेगा। एक इंसान की नेचुरल लाइफ लगभग खत्म हो जाती है। 40-45 साल की उम्र में उसने साहब केस लड़ना मान लीजिए शुरू किया पत्नी के साथ में, अब वो 75-80 साल का जब हो जाएगा तब जाके सजा होगी, और जब तक सजा होगी तब तक बहुत से ऐसे कानून है जैसे प्रोबेशन लॉ है, उसके अंदर जो है ये कहा जाता है सीनियर सिटीजन हो गया साहब, इसको ठीक है, अब ठीक है हाँ जुर्म किया था, साबित भी है इसके ऊपर, मगर इसको छोड़ दिया जाए, जेल में रखने का क्या मतलब? तब तक बीमारियां इतनी लग जाती हैं इंसान को, उसके पास बहुत सारे बहाने हो जाते हैं, अदालत के ऊपर हो जाता है कि साहब इसको जेल में रखे क्या, तो प्रोबेशन के ऊपर उसे छोड़ दे। अब आप कहेंगे लो साहब इतने कानूनों से इतना लोग डरते हैं और इतना घबराते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, ये होता कैसे? मगर साहब परेशानी क्या है, आजकल जो है ना केस में सजा से कोई नहीं डरता, ये जो केस के बीच में ये जो समय है ना, इस समय आप जो अदालतों में जाते रहते हैं, तारीखों पे जाते रहते हैं, हर तारीख पे वकील आपसे वसूली करते हैं, ये उस परेशानी, ये जो परेशानी क्रिएट होती है सब, इस परेशानी से इंसान डरता। ये परेशानी ना आए इसलिए फिर आप पत्नी से समझौते का प्रयास करते हैं। समझौता होने की सूरत में पत्नी आपसे कहती है कि ठीक है मैं आपसे समझौता करूंगी, मगर मुझे भी जो है ये आपसे परेशानी थी और मैंने अपने जीवन आपके प्रति दे दिया, और क्योंकि कानूनन पत्नी का भरण पोषण करना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उसका फर्ज होता है, ये कानून ने उसके ऊपर लागू किया है साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कह, तो आप इस फर्ज को निभाइए। आप बोलोगे कि यार मैं महीने के महीने खर्चा देता रहूंगा, कब तक दूंगा? जब तक पत्नी अगर तलाक भी ले ले तो तलाक लेने के बाद भी जब तक वो जीवित रहेगी और पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक आपको वो खर्चा देना पड़ेगा। तो आप उससे बचने के लिए उसे बोलते हैं कि ठीक है मैं एक मुश्त आपको एक सर्टन अमाउंट दूंगा, ये अमाउंट लेने के बाद आप आगे कोई मुझसे खर्चा नहीं मांगेंगी, कोई और परेशानी नहीं मांगेंगी। पत्नी बोलती है ठीक है, हम दोनों ऐसा सहमत हो जाते हैं, दोनों आप किसी अमाउंट पर सहमत हो गए, क्योंकि उसको भी अपनी जिंदगी मूव ऑन करनी है। 35 साल तक अगर आप उलझे रहेंगे केस में तो वो भी उलझी रहेगी, क्योंकि बिना तलाक के तो ना वो शादी कर सकती है ना आप शादी कर सकते हो, और तारीखों पे तो साहब दोनों को ही कहीं ना कहीं जाना पड़े। स्टेट केस होता है तो हाँ पत्नी को आराम है, वो पत्नी, मगर प्राइवेट कंप्लेंट केस है तो उसको जाने। तो जहाँ समझौता होता है साहब वहाँ पे फिर लिखित समझौता होता है। लिखित समझौता होगा तो लिखित समझौते में सारी शर्तें वगैरह लिख के आप लोग म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स में आपकी पहली तारीख की 6 महीने की लगती है, 6 महीने के बाद जो है आपको पूरी तरह से जो है तलाक की डिग्री मिल जाती है। तलाक की डिग्री मिलने के बाद आप लोग अलग हो जाते हैं। जो कोई भी आपके बीच में एक दूसरे को जो समझौते के दौरान आपने तय किया था रकम देने का, वो रकम एक दूसरे को दे दी जाती है और आपको एक दूसरे से अलग होने के लिए कानूनी रूप से
डिग्री प्राप्त हो। और न सिर्फ आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, बल्कि वकीलों से भी उस दिन अलग हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको कोर्ट कचहरी आने की आवश्यकता नहीं रहती और आपके ऊपर डले हुए सारे केसेस खत्म हो जाते। कुछ गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर वो केसेस आपके लोअर कोर्ट से खत्म नहीं हो सकते तो उसके लिए हाई कोर्ट में समझौते के लिए आपको जाना पड़ता है। हाई कोर्ट आप दोनों के बीच में सुलह समझौते की शर्त को देखते हुए, ये देखते हुए कि हाँ इनमें सुलह समझौता हो गया और केस चल रहा है, तो अब केस का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा कि जब समझौता हो ही गया तो फिर क्यों इन दोनों में से किसी को भी सजा की जाए। तो कोर्ट उस केस को भी, जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं, या 498A का हो, दहेज का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या कोई भी और केस क्यों ना हो, उन सब केसों को क्वेश कर देता है, निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है। तो आपको उन केसों से भी निजात मिल गई, प्लस आपको तलाक भी मिल गया, पत्नी को अपना खर्चा मिल गया, पत्नी आपसे अलग हो गई, आप पत्नी से अलग हुए, अब आप अपनी आराम से जैसे वैसे जी सकते। इस सब के बीच में आप सोचोगे यार वकीलों की तो नवीन जी ने इतनी बुराई कर दी, तो फिर वकीलों का क्या काम, हम तो खुद ही कर लेंगे। नहीं साहब, वकील को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब शुरू में मैंने आपको बताया कि आप कंप्लेंट भी करने जाते हैं तो आपको वकील से पहले, कंप्लेंट करने से पहले वकील से एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए कि मैं हम कंप्लेंट में ये लिखने जा रहे हैं, ये बोलने जा रहे हैं, तो वकील साहब क्या इससे कोई असर पड़ेगा। ऐसे ही जब आप थाने जा रहे हैं और थाने जाकर पुलिस की पूछताछ में शामिल हो रहे हैं तो उससे पहले भी आपको वकील से सलाह लेनी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या मेरे अधिकार है, क्या मैं बता सकता हूँ, क्या नहीं बता सकता, क्या सबूत मैं पुलिस को दूं, क्या ना दूं। मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड हमारे कभी क्लाइंट रहे थे, मगर वो थोड़ा देर से आए थे। उनके पास उनकी पत्नी के खिलाफ बहुत से वीडियो एविडेंस थे, बहुत से सबूत थे। उन्होंने सारे सबूत ले जाके पुलिस के आगे रख दिए, अपना फोन दिखा दिया, इंस्पेक्टर के हाथ में दे दिया, कहने लगे लो इंस्पेक्टर साहब देख लो मेरी पत्नी कैसी है, ये देखो मेरे साथ, मेरी माँ के साथ ये मारपीट कर रही है। इंस्पेक्टर साहब ने जो है लड़की पक्ष की तरफ से सम्मान लिया हुआ था। इंस्पेक्टर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना अच्छा जो है डिफेंस, इतना अच्छा सबूत हस्बैंड के पास मौजूद है, तो मैं तो चाहकर भी इसको बंद नहीं कर पाऊंगा, जेल नहीं भेज पाऊंगा, इसको परेशान नहीं कर पाऊंगा। तो इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन लिया और फ़ोन में से सब सारे चीज़ें डिलीट करी और डिलीट करके कहा कि आपसी पति पत्नी का मामला है, खबरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये सब बातें रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे, चलो भाग से। खत्म हो गए हस्बैंड के सारे सबूत खत्म। अब बिना सबूतों के हस्बैंड बैठे हुए। हालांकि बाद में हमने उनको किसी न किसी तरीके से बचा दिया, क्योंकि कानून में कहावत है साहब कि कई बार सबूत होने से सबूत ना होना बेहतर होता है। आप पूछेंगे ये कैसे है नवीन जी, तो जहाँ सबूत नहीं होता ना साहब, वहाँ सबूत आप कोशिश करके बना भी सकते। आपको नहीं दिखेगा, वकील देख लेगा। ये इशारा है कि वकील कितना कुछ आपको मदद पहुंचा सकते। इवन दो आपका सड़क पे एक्सीडेंट भी हो जाए ना साहब, आप पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, आपको कोई कानून तो पता नहीं, आपको क्या बोलना है, क्या कहना है, मेरी गाड़ी कहाँ थी, क्या था, किसने कहाँ से आके मारा, आपको नहीं पता, आपने गलत कंप्लेंट कर दी। आपका सारा केस की नींव आपकी कंप्लेंट होती है। इसलिए कभी भी आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास जाने से पहले, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ से सलाह लो या किसी से लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर आप किसी काबिल वकील से एक बार जरूर सलाह लो, ताकि आपको सारा कानून निचोड़ के आपको वो वकील सिखा दे, ताकि आप पुलिस स्टेशन जाओ तो पुलिस आपको बेवकूफ़ ना बना सके, वो किसी सूरत में आपको बरगला न सके, या आपकी कंप्लेंट में इतना दम पैदा हो जाए कि आरोपी बच ना सके। अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको वकील के पास एक बार सलाह के लिए जाना चाहिए, या उससे फ़ोन पे बात करनी चाहिए, अपना पूरा केस बताकर उससे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी साहब मैट्रिमोनियल केस की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आपको जवाब पसंद आया होगा। जवाब पसंद आया तो ज़रूर, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जो करना है वो ज़रूर कीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता। नमस्कार।